ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इस कहानी में किसी व्यक्ति भावना या वास्तविकता को प्रकट नहीं किया गया है। अगर आप लोग 145 नॉवल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। एपिसोड 1 जिंदगी में सियाप्पा हो गया। कहानी की शुरुआत होती है कुशीनगर नाम के एक बहुत ही सुंदर और शांतिप्रिय जिले से। ये जिला उत्तर प्रदेश की बिहार सीमा से लगा हुआ है। बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध धाम के रूप में प्रसिद्ध है कुशीनगर। प्रत्येक वर्ष बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ आकर भगवान बुद्ध की इस धरती के दर्शन करते हैं। वास्तव में यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की अति प्रसिद्ध लेटी हुई प्रतिमा बनी हुई है, जो अपने आप में एक प्रमाण है उन महान आत्मा के मोक्ष को प्राप्त होने का। इसी पावन धरती में एक मिडिल क्लास परिवार रहता था। वो परिवार था कौशिक परिवार। इस परिवार के मुखिया थे मिस्टर आशीष कौशिक और उनकी अर्धांगिनी मिसेज शिप्रा कौशिक। आशीष बड़े ही कर्मठ और मेहनती व्यक्ति थे। उनका कार्यक्षेत्र था बैंकिंग का। वो इंडियन बैंक में पीओ अर्थात प्रोबेशनल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। देखने में लंबे कद के लगभग 6 फीट और गोरे वर्ण के स्वामी थे। उनकी उम्र 35 के आसपास थी। उनकी पत्नी शिप्रा कौशिक मानो उनके साथ एक उत्कृष्ट जोड़े को बनाती थीं। दुबली पतली और सौंदर्य की मिसाल। शिप्रा का सबसे अच्छा गुण था उनकी मीठी आवाज। आवाज केवल बोलने के लिए मीठी नहीं थी, बल्कि वास्तव में वो इस प्रकार बोलती थी जैसे सही में कोई कानों में मोती पिरो रहा हो। शिप्रा कौशिक अपने हस्बैंड से 5 साल छोटी होंगी। दंपतियों के विवाह को 10 साल तो हो ही चुके थे, लेकिन उन्हें देखकर लगता नहीं था। उनके इस प्रमाण को पुख्ता करते थे उनके 2 प्यारे और अंग्रेज जैसे सुंदर बच्चे, शौर्य और अवनी। शौर्य बड़ी संतान था, उसकी आयु 9 वर्ष, जबकि अवनी छोटी बेटी थी जिसकी उम्र 7 के आसपास थी। दोनों कुशीनगर में ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, शौर्य चौथी में जबकि अवनी दूसरी क्लास में। जब भी कोई दोनों बच्चों को दंपतियों के साथ देखता तो आश्चर्य से चौंक उठता। लगते ही नहीं थे दोनों की कोई संतान हुई हो उनके। इतने फिट और सुंदर थे दोनों, मानो उम्र का असर उन पर तनिक भी न हुआ हो। अब ये भी बता दें, उनके शादी अरेंज्ड नहीं बल्कि लव मैरिज थी। लव मैरिज भी ऐसी कि दोनों को अपना घर छोड़ना पड़ा। शिप्रा गोरखपुर की मूल निवासी थी, जबकि आशीष देवरिया के। दोनों के परिवार आज भी अपनी अपनी जगह ही रह रहे थे, पर इन्हें अपना घर कुशीनगर में बसाना पड़ा। इस छोटे से परिवार का जीवन बिल्कुल सामान्य गति से प्रगति को अग्रसर हो रहा था। आशीष सुबह ठीक 9 बजे बैंक के लिए निकल जाते थे। शिप्रा एक हाउसवाइफ थी, तो वह बच्चों को स्कूल छोड़कर घर संभालती थी। आशीष की बैंक की नौकरी ट्रांसफर वाली थी, पर अभी तक उन्हें ये तबादले वाली प्रथा देखने को नहीं मिली थी। कारण था लगभग 5 वर्षों से कोई भी बैंक की वैकेंसी न निकलना। आशीष प्रतिदिन 8-9 बजे रात तक घर आ जाते थे। शिप्रा भोजन तैयार रखती और दोनों साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन आया, वो तारीख थी 29 मई 2015, क्योंकि उस दिन के बाद उस छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली की खुशियों और सुकून को मानो नजर लग गई। आशीष सुबह अपने समय के अनुसार बैंक गए। बैंक में जैसे ही अपनी बेंच पर बैठे तो सामने एक लेटर रखा हुआ था। थोड़े आश्चर्य के साथ उन्होंने लेटर खोला तो उस पर दिल्ली मुख्यालय की मोहर लगी हुई थी। ये देख वो अपनी शानदार घूमने वाली चेयर से उठ खड़े हुए। आंखें खुली रह गईं उनकी। वो था आशीष कौशिक जी का ट्रांसफर ऑर्डर। और ट्रांसफर भी कहाँ, उत्तर प्रदेश के दूसरे छोर इटावा में। इंडियन बैंक इटावा। उन्होंने धीमी आवाज में खुद से ही बात की। ओह माय गॉड! उद्धरण चिन्ह। लेटर लेकर वो दौड़ते हुए बैंक मैनेजर के पास गए। बिना साहब को गुड मॉर्निंग बोले घुस पड़े उनके केबिन के भीतर और बोले, सर ये कैसे? मैनेजर ने गुड मॉर्निंग की रिक्तता में बड़े रूखे लहजे में जवाब दिया। क्यों मिस्टर आशीष, आपको पता नहीं आपकी नौकरी ट्रांसफर वाली है? व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड इज दिस? आशीष पहले ही अपने ट्रांसफर की खबर से हिले हुए थे, उसके बाद मैनेजर के इन शब्दों से वो और डिस्टर्ब हो गए। और आशीष ने थोड़े ऊंचे स्वर में जवाब दिया, इसमें मेरा कौन सा एटीट्यूड दिख रहा है आपको? आप हम सब के मैनेजर हैं, आपसे पूछने का अधिकार तो है ही हमें।
आशीष के व्यक्तित्व की सबसे शानदार बात थी उनकी निर्भीकता। वो एक परम हनुमान भक्त थे और साथ ही गलत को बिल्कुल भी न स्वीकारने वाले। तो दे दिया जवाब मैनेजर को। आशीष के जवाब के लहजे ने मैनेजर को भी थोड़ा बैकफुट पर भेज दिया। वो ढीला पड़ गया और बोला, अरे मैं तो हूं ही आप सबके लिए, पर क्या किया जाए आशीष जी, नौकरी है, करना पड़ेगा जो दिया जाएगा, आखिर हैं तो हम सब सरकारी नौकर ही ना। मैनेजर के बैकफुट पर दिए गए इस जवाब पर आशीष ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, कारण था उनका विचाराधीन होना। आशीष खोए थे भविष्य के ख्यालों में। उनके घर वाले, माता पिता तो शादी से ही रूठे हुए हैं, वही हाल शिप्रा के यहाँ का है। कहीं से मदद नहीं ले सकते, घर भी बनवा ही चुके हैं कुशीनगर में, उसका क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, परदेश में घर की देखभाल का क्या होगा, कैसा माहौल मिलेगा, कैसा वातावरण रहेगा। खैर, अब सोचना क्या, चलना है, नौकरी जो करना है। लेटर लेकर जैसे ही आशीष मुड़कर वापस जाने लगे, मैनेजर ने पीछे से ही आवाज लगा दी, यू हैव टू ज्वाइन विद इन अ वीक। मतलब एक हफ्ते के अंदर ही ज्वाइन करना पड़ेगा आशीष को इटावा में। मुंह और बिगड़ा आशीष का, पर वो आगे चलते रहे और केबिन से निकल गए। आशीष एक ऐसे कर्मचारी थे जिनकी कार्यशैली से कोई भी ईर्ष्या रखना शुरू कर दे। काम के मामले में उनका कोई सानी न था। बैंक के बिगड़े से बिगड़े काम को संभाल लेते थे, पर उनकी एक ही खराबी थी, जो मन में होता वो उनके मुख पर आ जाता था। जिससे उनके दोस्त बहुत कम थे, लेकिन जो थे वो पक्के वाले थे। ये हुआ था उनकी जिंदगी का पहला सियाप्पा। उनकी कुछ गिनती के दोस्तों में सबसे करीबी थे अभय शाही, और पूरे दिन वो आशीष के पास ही थे। सभी कागज तैयार भी अभय ने ही करवाए थे, रिलीविंग लेटर भी। किसी तरह ऑफिस का वो दिन बिताकर अपनी i10 की चाबी घुमाकर आशीष घर की तरफ निकले। अभी सबसे मुश्किल कार्य बाकी था, घर जाकर अपने घरौंदे को उजाड़कर खुद कहीं और निकलने की तैयारी करना। आगे अभी बहुत कुछ होने को है। जरूर पढ़ें, कौशिक परिवार क्या क्या देखने वाले को है। एपिसोड 2, हम इटावा चलेंगे। नो ऑप्शन। बैंक से शुरू हुआ वो आखिरी सफर थोड़ा लंबा प्रतीत हो रहा था। आशीष की ये यात्रा, जो कि लगभग 10 किलोमीटर की थी, आज 100 प्रतीत हो रही थी। कार से बार बार हॉर्न बजाकर आगे बढ़ने वाले स्पीडस्टर आशीष आज बिल्कुल स्लो और साइलेंट ड्राइविंग कर रहे थे। रास्ता देख तो रहे थे, पर आंखें कहीं और खोई हुई थीं। मस्तिष्क में अलग ही सवालों की लड़ी घूम रही थी। आखिर उनके घर की गली में कार का प्रवेश हुआ। कार का अंततः एक हॉर्न बजा, वो भी घर का मुख्य द्वार खुलवाने के लिए। शाम के 7 बजे होंगे। शौर्य और अवनी भागते हुए गेट की तरफ लपके। ये आज पापा जल्दी आ गए, पापा आ गए। उद्धरण चिन्ह। ओए बल्ले बल्ले शावा शावा। उद्धरण चिन्ह। भीतर कमरे में फ्रिज से पानी निकालती शिप्रा भी हैरान थी कि आज ये जल्दी कैसे आ गए। खैर, अभी जवाब मिलने ही वाला था। आशीष की एक बहुत ही अच्छी आदत थी, वो काम और घर को अलग अलग रखते थे। कभी भी एक का असर दूसरे पर नहीं होने देते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हुआ। अक्सर बच्चों के बोलने पर उन्हें कार में एक चक्कर मोहल्ले का घुमा दिया करते थे, भले ही बैंक से पूरे दिन दिमाग खपाकर ही आए हों। पर उस दिन, पापा हमें घुमाने ले चलिए, हमें टिक्की खानी है, अवनी ने उत्साह के साथ आशीष से कहा। इस पर पहले तो आशीष ने कुछ नहीं कहा, एकदम से इग्नोर कर दिया। फिर शौर्य ने भी यही गुहार लगा दी, पापा चलिए न, आज बहुत मन है कार में घूमने का। इस पर आशीष ने रुष्ट होकर भी धीमे सुर में बोला, नहीं बेटा, आज नहीं, और अपनी कार पार्किंग के अंदर डाल दी। शिप्रा भीतर से सब सुन रही थी। उसे तो पता ही था कि आशीष बच्चों की कभी बात नहीं टालते हैं, लेकिन उस क्षण कुछ अलग ही हुआ था। शिप्रा बाहर आई। अरे क्या हुआ, आप गए नहीं बच्चों को लेकर? इस पर आशीष की चुप्पी टूटी, वो भी ऊंचे स्वर में। अरे बोला ना, आज नहीं। कार का दरवाजा जोर से बंद करते हुए बोला। ये वास्तव में शिप्रा के लिए एक झटके से कम नहीं था। वो चौंक गई, थोड़ा पीछे हट गई। बच्चे एकदम मौन धारण कर लिए, मानो ये उनके पापा ही न हों। वो तो ऐसे बात नहीं करते हैं ना। आशीष ने भी अपनी गलती महसूस की, बिगड़े चेहरे को ठीक करने का प्रयास किया और अंदर चलने को कहा। अरे अंदर चलो सब। शिप्रा बच्चों को साथ लेकर अंदर चल दी।
आशीष पीछे पीछे कमरे में गए। फॉर्मल वाइट शर्ट, ग्रे फ्रंट प्लीटेड पैंट और हाथ में ब्राउन ऑफिस बैग लिए आशीष कमरे में सोफे के किनारे खड़े हो गए। बच्चे और शिप्रा उखड़े मन से सोफे पर हाथ बांधकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे आशीष की पेशी हो रही हो घर की अदालत में। शिप्रा जज हो और दोनों बच्चे सरकारी वकील। अब दौर शुरू होने वाला था आशीष की सफाई देने का। उसने बोलना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि आशीष कुछ बोल पाते, शिप्रा बोल पड़ी। क्या बात है? पहले ये बताए, आपको आखिर किस बात ने परेशान किया है? ये शब्द सुनकर आशीष का गला भर आया। उसकी प्यारी हनी बिना कहे सब कुछ समझ गई थी। उसने कहा, क्या बताऊं हनी, आज का दिन बहुत खराब था। फिर आशीष ने बच्चों की तरफ देखकर बोला, सॉरी बच्चों, आज तुम्हारे पापा का बहुत बैड डे था। उद्धरण चिन्ह। इस पर शौर्य और अवनी मुस्कुराकर आशीष के पास चले गए। अवनी को आशीष ने गोद में उठा लिया जबकि एक हाथ से शौर्य को अपने शरीर से लगा लिया। आखिर एक मुस्कुराहट आई पिता के चेहरे पर। तब तक शिप्रा किचन से एक ट्रे में पेड़ा और पानी लेकर आ गई आशीष के लिए। आशीष हमेशा बैंक से आकर खोए का एक पेड़ा और पानी पीते थे। ये उनकी दिनचर्या में शामिल था। बच्चों को साइड सोफे पर बैठाकर आशीष भी बीच के सोफे पर बैठे और एक पेड़ा उठा लिया। लेकिन आज उन्होंने बिना तारीफ जल्दी ही पेड़ा खत्म कर पानी का गिलास उठा लिया। अपने पति की एक एक भिन्न गतिविधि अर्धांगिनी द्वारा संज्ञान में ली जा रही थी। लेकिन शिप्रा ने पानी खत्म होने का इंतजार किया। आशीष ने एक ही घूंट में पूरी गिलास का पानी खत्म किया और बोला, हनी, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है। उद्धरण चिन्ह। इस पर तीक्ष्ण विस्मय के साथ शिप्रा ने बोला, क्या ट्रांसफर? एक हाथ आश्चर्य से मुख पर रखकर, हाँ मेरा ट्रांसफर हो गया है। 5 साल में पहली बार। उद्धरण चिन्ह। पूछोगी नहीं कहाँ? एक गहरे सांस लेते हुए, अरे बताइए तो, कहाँ हुआ है आपका ट्रांसफर? लखनऊ। बनारस हो गया क्या? शिप्रा ने पूछा। सोफे पर विराजमान दोनों बच्चे एक मूक दर्शक की भांति पहले अपने पापा को फिर अपनी मम्मी को देख रहे थे। एक तरफ से सवाल और दूसरी तरफ से जवाब सुन रहे थे। अपने ज्ञान के अनुसार जो भी हो रहा उसे समझने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब जो आशीष कहने वाले थे उस पर तीनों की नजर और कान टिके हुए थे। आखिरकार आशीष ने वो शब्द कहे, इटावा, मेरा ट्रांसफर इटावा हुआ है। शिप्रा इटावा का नाम तो जानती थी पर लोकेशन उन्हें ना पता थी। कहाँ है इटावा? ज्यादा दूर तो नहीं? शिप्रा ने आशीष से तुरंत ही पूछा। इस पर आशीष ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बोला, अरे मैडम, कुशीनगर यूपी का एक छोर है और इटावा दूसरा। लगभग 600 किलोमीटर दूर है यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। अब इसके बाद शिप्रा भी सोफे पर बैठ गईं। केवल वो ही नहीं, उनका दिल भी बैठ गया था और मुंह से स्वतः ही आवाज निकल पड़ी, हे भगवान, ये तो बहुत दूर है। बच्चे भी जितना समझ पाए थे, उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ तो खराब ही हुआ है। शौर्य तो काफी हद तक समझ पा रहा था पर अवनी कुछ कुछ अंदेशा ले पा रही थी। आखिर 9 और 7 साल के बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो तो अपनी बाल्यावस्था में व्यस्त थे, मस्त थे। 7 दिन के अंदर ही ज्वाइन करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। दिल्ली से ऑर्डर आया है। सभी बैंकों में आदेश भेजा गया है, वैकेंसीज क्लियर करनी है सभी को। आशीष ने बताया। तो कुछ सोर्स लगाए न, मैं पापा या फूफा से बात करूं? शिप्रा ने उत्साह में कहा। शिप्रा एक सबल खानदान से थी, पिताजी एएसपी गोरखपुर जबकि उनके फूफा एक राजकीय पार्टी में नेता थे। पर शायद वो भूल ही गई थी कि उनकी शादी से ही पूरे परिवार से संबंध टूट चुका था। शिप्रा और आशीष का विवाह अंतरजातीय था, मतलब दोनों की जाति भिन्न थी। तो हुआ ये कि दोनों को इसी शर्त पर शादी की अनुमति मिली कि उन्हें परिवार छोड़कर अलग ही रहना पड़ेगा। ये था जातिवाद का जीता जागता उदाहरण। आशीष ने शिप्रा को याद दिलाते हुए कहा, तुम्हारे पापा और फूफा। उद्धरण चिन्ह। वही जिन्होंने हमारे विवाह को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया था। भूल जाती हो क्या तुम कि हम लोगों ने अपने परिवार को त्याग कर ही एक दूसरे का साथ पाया है? आशीष ने नीचे स्वर में शिप्रा को जवाब दिया। आशीष ने बच्चों के समक्ष बातों के लहजे का हमेशा ध्यान रखा था, इसीलिए धीमे स्वर में कहा। शिप्रा जैसे ज्ञान प्राप्त करके बोली, अरे फिर क्या करेंगे हम लोग?
इस पर आशीष ने जवाब दिया, तैयारी करो। उद्धरण चिन्ह, हम इटावा चलेंगे। नो ऑप्शन। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 3 अपशकुनों की लड़ी। वो शाम उथल पुथल से भरी थी। आशीष ने पहली बार शिप्रा से ऊंची आवाज में बात की थी। पहली बार बच्चों की ख्वाहिश को टाला गया था। और हाँ, पहली बार शाम की चाय को भुलाया गया था। इच्छा ही नहीं रह गई थी इवनिंग टी की। सब कुछ एक तरफ करने का प्रयास करके रात का भोजन हुआ। अक्सर भोजन करते समय बच्चे आशीष को अपने स्कूल के दिन के बारे में बताया करते थे। कभी शौर्य अवनी की बात काटा करता था, कभी अवनी शौर्य की। आशीष भी बड़े जिज्ञासु होकर बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछते थे। पर आज न तो आशीष ने पूछा, न ही बच्चों ने बताया। चुपचाप मौन व्रत की भांति भोजन हुआ। शिप्रा ने बड़े प्रयास किए इस मौन को तोड़ने के लिए। अच्छा जी, बगल में ही आगरा है न, इटावा के। मैंने तो नेट पर देखा है। शिप्रा ने बनावटी मुस्कुराहट लिए आशीष को देखते हुए बोला। लेकिन आशीष ने सब जानते हुए भी कहा, हम उत्साह शून्य होकर बोला। बच्चे भी मम्मी के सवाल से थोड़े उत्साहित हुए, पर पापा के जवाब ने उस नवजात उत्साह को भी छीन लिया। मौन भोजन के बाद बच्चों ने मम्मी पापा को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में सोने चले गए। आशीष कमरे की तरफ चले गए और शिप्रा किचन की तरफ। डिनर की क्रॉकरी और कटलरी धोकर और अपने किचन को साफ सुथरा करके शिप्रा भी सोने के लिए कमरे में जाने लगी तो उसने देखा आशीष किसी से फोन पर बात कर रहे थे। जी भाई, आप कल आ जाए, हम लोग दोपहर तक निकल जाएंगे। नहीं नहीं, अभी पूरा सामान नहीं ले जाऊंगा। पहले ज्वाइन करके क्वार्टर देख लूं, फिर आऊंगा बाकी सामान लेने। शिप्रा बेड के पास बैठकर आशीष की बातें सुनती रही। ठीक है भाई, थैंक्स, गुड नाइट भाई। आशीष ने कॉल काट दी। किससे बात कर रहे थे जी? शिप्रा ने पूछा। अभय से बात कर रहा था, उसने एक फैमिली अरेंज की है इस घर में रहने के लिए। आशीष ने जवाब दिया। अरे कल ही उन्हें बुला लिए हैं क्या? कैसे मैनेज करेंगे हम लोग? शिप्रा ने कहा। अरे कुछ मैनेज नहीं करना है, केवल जरूरी सामान ले चलेंगे अभी, बाकी मैं हफ्ते बाद आऊंगा तो पैकर्स के साथ सामान लेता आऊंगा। डोंट वरी, आशीष ने जवाब दिया। आगे कोई सवाल न पूछते हुए शिप्रा आशीष के पास आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद लगभग खुसफुसा कर बोली, कैसे होगा जी सब? कैसे रहेंगे एक अनजान जगह पर? और बच्चों की पढ़ाई? इस पर आशीष ने पहले तो थोड़ा अंतराल लिया, फिर उसी स्वर में बोला, ज्यादा सोचो मत शिप्रा, बजरंग बली सब ठीक करेंगे। मुझे भी अभी कुछ नहीं पता, पर सब मैनेज हो जाएगा। आशीष ने शिप्रा को ढांढस तो बंधाया, पर वो खुद भी चिंताग्रस्त था, बस दिखाना नहीं चाहता था। घर का मुखिया जो था। आखिरकार मन में उधेड़बुन करते करते दोनों सो गए। नई सुबह का सूरज उगा। क्योंकि आशीष और शिप्रा को काम और पैकिंग बहुत करनी थी, फलस्वरूप उनके उठने का समय रेगुलर दिन से 2 घंटे पहले का था। सुबह के 6 बजे होंगे। सामान सहेजने और सफर के लिए खाना बनाने का काम शिप्रा ने संभाला, जबकि गृहस्थी की मूल वस्तुओं को कार में रखने का काम आशीष ने। न जाने क्यों, पर वो सुबह कुछ विचित्र सी प्रतीत हो रही थी शिप्रा को। कारण भी कई थे। शिप्रा एक धार्मिक स्त्री थी, बिना पूजा पाठ और कर्म क्रिया के कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करती थी। शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि वो बिना पूजा किए भोजन का निवाला भी ग्रहण की हो। लेकिन उस दिन शिप्रा ने काम की हड़बड़ाहट में आशीष को दिए नाश्ते में से एक कुकी उठाए और मुंह में डाल ली। हे भगवान, मुंह को दोनों हाथों से ढककर आंखें खोलकर चीख पड़ी। प्या पर बिया मैमे मुंह में कुकी के होने से बिगड़े उच्चारण में बोली। और शिप्रा ने कुकी मुंह से बाहर अपने हाथ में निकाल ली। क्या हुआ शिप्रा? आशीष ने ऊंचे स्वर में पूछा। अरे मैंने गलती से पूजा से पहले ही इसे खा लिया। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तो, शिप्रा ने कहा, फिर हाथ जोड़कर ऊपर देख माफी मांगने लगी। ये तुमसे कैसे हो गया शिप्रा? आश्चर्य के साथ आशीष ने कहा। क्या बताऊं जी, अफसोस के साथ शिप्रा ने मुंह बनाकर बोला। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में ऐसा होता है, आशीष ने कहा। 5 घंटे के अनवरत परिश्रम के बाद दोनों बच्चे, आशीष और शिप्रा, घर का मुख्य सामान कार की क्षमता से ज्यादा भरकर इटावा निकलने को तैयार हो गए। कार की डिग्गी में मानो पूरा घर समाया हुआ था।
अवनी और शौर्य तो एक सीट की ही जगह पर बैठे थे किसी तरह सुकड़ के। शिप्रा आगे की सीट पर और आशीष ड्राइविंग सीट पर। मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया था। उनका घर एक डबल स्टोरीड मकान था। ग्राउंड फ्लोर आशीष ने अपने लिए रखा था जबकि फर्स्ट फ्लोर के लिए अभय से बात की थी। कार की चाबी घूमी। इंजन की आवाज आई। क्लच छोड़ते हुए जैसे ही आशीष ने कार एक्सीलरेट की, एक काली बिल्ली ने सामने से रास्ता काट दिया। धत तेरे की। शिप्रा ने सिर हिलाकर बोला। अरे ये सब अंधविश्वास है। मत माना करो, आशीष ने कहकर कार आगे बढ़ाने की तैयारी की। मत मानिए मेरी बात, रुक जाए थोड़ा देर और पानी पीकर कुल्ला कर लीजिए। शिप्रा ने आशीष का हाथ पकड़कर बोला। आशीष हनुमान भक्त तो था पर किसी भी अंधविश्वास को सिरे से नकार देता था। वो आस्था और पाखंड का विभेद भली भांति जानता था। लेकिन पत्नी के आगे बड़े से बड़े सूरमा नतमस्तक हो जाते हैं, तो आशीष की कहाँ गिनती थी। और हुआ भी ऐसा ही। आशीष ने कार के दरवाजे में रखी पानी की बोतल से पानी मुंह में भर के बाहर कुल्ला कर दिया। अब खुश निकला जाए, आशीष ने शिप्रा से कहा। गाड़ी का चक्का थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अवनी ने जोर की छींक मार दी। छी, अरे राम, एक और अपशकुन। ये सही नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह, मैं सुबह से देख रही हूं। शिप्रा ने डर और आश्चर्य के साथ बोला। इस पर आशीष ने शिप्रा की ओर देखकर बोला। इसका कोई उपाय मैडम, हंसते हुए। उपाय तो करना ही पड़ेगा। और आप हंसिए मत, अच्छा संकेत नहीं है, शिप्रा ने कहा। तो गाड़ी फिर कुछ क्षण के लिए रुकवाई गई और अपशकुन को काटा गया। अंततः कार आगे बढ़ाई गई। अब आशीष ने शिप्रा से आज्ञा नहीं ली। सफर लंबा था और घर से ही निकलते निकलते 12 बज गए थे। वो अब कहीं रुकने को तैयार न थे। आशीष ने रास्ते में बैंक की तरफ से मुड़ते हुए घर की चाबी अपने दोस्त अभय शाही को दे दी। 1 घंटे बीत गए। कार ने गोरखपुर की सीमा में प्रवेश किया। प्रसिद्ध ओरियन मॉल के सामने से कार गुजरी ही थी कि अरे अरे रुकिए, रुकिए न, शिप्रा ने आंख मलते हुए कहा। यार तुम हद करती हो। अब क्या हुआ, आशीष ने झुंझलाकर कहा। मेरी दाहिनी आंख बहुत तेजी से फड़क रही है। ये अच्छा नहीं होता, शिप्रा ने कहा। ऐसे तो मैडम हम लोग अगले साल इटावा पहुंचेंगे। अब मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। हद होती है, धपोर शंख की, आशीष ने गुस्से में कहा। बच्चे पिछली सीट पर मोबाइल पर गेम खेल रहे थे पर अब उनका भी ध्यान अपने मम्मी पापा की नोक-झोंक पर गया। क्या हुआ पापा, शौर्य और अवनी ने कहा। कुछ नहीं बेटा, आराम से बैठे हो न दोनों भाई बहन, आशीष ने कहा। गाड़ी नहीं रुकी और शिप्रा की आंख लगातार फड़कने लगी। 3 घंटे बीत गए। दोपहर 3 की धूप कार की विंडशील्ड पर सामने से आ रही थी। गाड़ी बस्ती कस्बे को पार कर रही थी। बच्चे गेम खेलते खेलते शायद सो गए थे। आशीष बड़े धैर्य के साथ हाईवे पर कार चला ही रहे थे कि अचानक से एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने कार के बिल्कुल बगल से अपनी बाइक निकाली। स्पीड तो धूम फिल्म वाली रही होगी। बाइक इतनी करीब से निकाली कि शिप्रा के तरफ के साइड मिरर पर बाइक के हैंडल से तेज टकराव हुआ। तड़ाक, और साइड मिरर टूटकर कार से लटकने लगा। दोनों दंपत्ति आंख फाड़कर अंदर से ही टूटे मिरर को देखने लगे। आशीष का मुंह लटक गया और शिप्रा रुआसी हो गई। धूम बाइकर चंपत हो गया। अब 40 की स्पीड की कार 120 की गति वाली बाइक को कहां पकड़ पाएगी। आशीष ने आनन फानन में कार हाईवे के साइड में लगाई। बाहर देखा तो साइड मिरर किसी काम का नहीं रह गया था। ऊपर से इलेक्ट्रिक वाला था, मतलब लंबी चपत भी लग गई थी उन्हें। आशीष ने हाथ से पकड़कर साइड मिरर को लगाने का थोड़ा प्रयास किया तो पूरा साइड मिरर आशीष के हाथ में ही आ गया। वो शिप्रा की ओर देखने लगे तो शिप्रा ने कहा, मैंने कहा था ना मेरी आंख फड़क रही है। और गाड़ी भी टूट रही है। उद्धरण चिन्ह, ये भी अपशकुन है। इस पर आशीष बिल्कुल अवाक रह गए। एपिसोड 4 काली रात। अंधेरे की सौगात। उदासी और झुंझलाहट से भरा मुंह लेकर अपने हाथ में टूटा हुआ साइड मिरर पकड़े आशीष कार की ड्राइविंग सीट की ओर बढ़े। शिप्रा भी फड़कती आंख के साथ साइड सीट पर बैठने लगी। दोनों ने बैठकर सीट बेल्ट लगाए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शायद एक क्षण के लिए अपने बीते सुख भरे जीवन को याद कर रहे थे। वो कहाँ जा रहे हैं, शायद ये सोच रहे थे।
शिप्रा तो यात्रा की शुरुआत से ही अपशकुन देख रही थी। वो बहुत चिंतित और शंकित थी सफर के लिए। खैर, कार आगे बढ़ी। आशीष ने मूड बदलते हुए कार में अपने फेवरेट गाने चलाने शुरू कर दिए। खुद को कूल दिखाने के लिए थोड़ा बहुत गानों की बीट पर सिर हिलाने लगे। प्रयास था पत्नी के मन को हल्का करने का। थोड़ी बहुत सफलता आशीष को मिलने भी लगी। शिप्रा भी थोड़ा बहुत रिलैक्स दिखने लगी। बच्चे अभी भी सो रहे थे। ये सब उनके थोड़ा जल्दी उठने के कारण हुआ था। कार समय के साथ आगे बढ़ते गई और इटावा की दूरी कम होती गई। आखिर शाम 7 बजे कार राजधानी लखनऊ पहुंची। प्लान के अनुसार उन्हें कानपुर से होते हुए इटावा निकलना था। लगातार ड्राइव के कारण एक हाल्ट लेना जरूरी हो गया तो कार प्रिंस ढाबे पर रोकी गई। आशीष और शिप्रा बाहर निकले। आशीष ढाबे की ओर आगे बढ़े जिससे चाय और भोजन के लिए बोल दिया जाए। उधर शिप्रा ने बच्चों को उठाने के लिए पीछे का दरवाजा खोला। शौर्य तो लगभग उठ ही गया था, लेकिन जैसे ही अवनी को उठाने के लिए शिप्रा ने हाथ लगाया तो हे भगवान! उद्धरण चिन्ह। ए जी सुनिए। शिप्रा ने तेज स्वर में ढाबे पर खड़े आशीष को आवाज लगाई। अब क्या हुआ? आशीष ने भी जोर से आवाज लगाकर पूछा। अरे अवनी को तेज बुखार है। एकदम जल रहा है शरीर। इस पर आशीष दौड़कर कार के पास आए। तुरंत बिटिया को गोद में उठाया तो वास्तव में उसका शरीर तेज तप रहा था। इसको तो बहुत तेज बुखार है, आशीष ने कहा। शिप्रा ने लगभग रोना ही शुरू कर दिया था। घर से दूर पहली बार ऐसी स्थिति में थे वो लोग। अरे कोई नहीं, परेशान मत हो, कार का लंबा सफर है, बच्चों को दिक्कत हो सकती है। यहाँ तो आसपास डॉक्टर मिलना मुश्किल ही है। देखता हूँ अगर किसी मेडिकल स्टोर से दवा मिल पाए तो लाता हूँ। तुम बच्चों के साथ कार में रहना, अभी आता हूँ, आशीष ने शिप्रा से कहा। इतना बोलकर आशीष ढाबे से बाहर की तरफ चले गए, इस आशा में कि कहीं से पैरासिटामॉल ही मिल जाए। शिप्रा के साथ बच्चों को कार में बैठे हुए आधा घंटे बीत गए लेकिन आशीष की कोई खबर नहीं मिली। बच्चे बार बार शिप्रा से पापा को पूछ रहे थे लेकिन शिप्रा खुद व्याकुल थी, मजबूर थी। जब शिप्रा के धैर्य का बांध टूटने वाला था तभी मैं आ गया। माफ करना बच्चों, थोड़ा दूर जाना पड़ा था, आशीष ने बताया। अवनी को ढाबे पर थोड़ा खाना खिलाकर आधी टैबलेट दी गई। शौर्य ने केवल पनीर पकौड़े खाए जबकि हस्बैंड वाइफ ने थाली मंगवाए। चारों ने थोड़ी और देर ढाबे पर समय बिताया फिर कार चल पड़ी। समय रात के 8:40 हो रहे थे और अभी भी लगभग 230 किलोमीटर की यात्रा बची थी। रात हो जाने होने के कारण अब हाईवे खाली ही था, केवल ट्रक और सरकारी वाहन दिखाई पड़ रहे थे। कार ने भी स्पीड पकड़ ली और फलस्वरूप रात के 11:30 बजे आशीष की आई-10 ने इटावा की सीमा में प्रवेश कर लिया। अजीब सी सुनसान सड़कें दिखाई पड़ रही थीं, रात अंधेरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस शहर में पहले निवासी यही 4 रहने को आए हुए हों। और कोई भी दृष्टिगत न था। और ऊपर से, पूरी सड़क पर रोशनी का एकमात्र स्रोत केवल कार की हेडलाइट थी। घुप्पा अंधेरा चारों तरफ। इतना अंधकार की रोशनी को भी उजाले की जरूरत पड़ जाए। बच्चे अभी भी चुप थे। नींद की वजह से नहीं बल्कि डर से। पापा यहीं रहना है हम लोगों को, शौर्य ने भय से कहा। आशीष ने उसकी तरफ देखकर केवल मुस्कुरा दिया, कुछ बोला नहीं। गाड़ी इटावा के भीतर अग्रसर ही थी कि आशीष के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। रात के 12 बज रहे थे। इस समय कौन हो सकता है? आप मत उठाइएगा, शिप्रा ने कहा। आशीष ने रिंग आने दी और कॉल नहीं उठाया। लेकिन अगले ही पल फिर कॉल आई, वो भी दूसरे नंबर से। आशीष ने इसे भी नहीं उठाया। 2 मिनट बाद फिर से कॉल आई और हैरत की बात थी कि इस बार भी नए नंबर से। फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। शिप्रा और बच्चे डरने लगे थे और आशीष को गुस्सा आने लगा था। उसने कार एक साइड लगाई और सबसे रीसेंट नंबर पर कॉल बैक करने ही लगा कि मोबाइल पर फिर से कॉल आने लगी। अब किसका है जी? कौन है आखिर जो इतनी रात आपको कॉल कर रहा है? शिप्रा ने भयभीत होकर बोला। अरे यार, अभय हैं, आशीष ने बोला। आशीष ने कॉल रिसीव की और स्पीकर पर डाला। अरे आशीष भाई, कहाँ तक पहुँचे? अभय ने पूछा। इटावा में ही घूम रहे हैं यार हम लोग। अभी 15 मिनट हुए इटावा पहुँचे, आशीष ने जवाब दिया।
अच्छा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अभय, नहीं अभय भाई, कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई। आशीष, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है, वहाँ सिविल लाइंस में एक होटल है, होटल सूर्या। अभय ने कहा। अच्छा भाई, तो आशीष ने कहा, आपके भाई ने अपनी भाभी के लिए उसे बुक कर दिया है। उधर जाए, आज रात स्टे कर लीजिए हुजूर। अभय ने हंसते हुए कहा। अभय शाही की इन बातों को सुनकर शिप्रा और बच्चे मुस्कुराने लगे। अंकल कितने अच्छे हैं, अवनी ने कहा। मान गए अभय भैया को। आपकी और हम लोगों की कितनी केयर करते हैं, शिप्रा ने धीमी आवाज में कहा। आशीष अभी भी अभय से बात कर रहे थे। अरे मेरे भाई, आपको कैसे थैंक यू बोलूं? मैं तो फंस ही गया था। सोचा था 8-9 बजे तक पहुंच जाऊंगा और सामने से होटल बुक कर लूंगा, पर यहाँ तो 12 हो गए। आशीष ने कृतज्ञता के भाव से कहा। अरे तुम्हारे लिए थोड़े ही किया हूँ, अपनी प्यारी भाभी और बच्चों के लिए किया हूँ। अपने भैया को इतनी बढ़िया चाय पिलाती थी भाभी, तो मेरा भी फर्ज बनता है, अभय ने माहौल बनाते हुए बोला। इस पर शिप्रा खिलखिलाने लगी, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी। हाँ हाँ सही है भाई, अब भाभी के सामने हमारी क्या गिनती है, आशीष ने कहा। ठीक है भाई, अब जल्दी से होटल में जाओ, पेमेंट और आईडी मैंने सेंड कर दी है उसे। आराम करो, कल ज्वाइन करना तो बताना, अभय ने कहा। ठीक है भाई, थैंक्स अ लॉट, आशीष ने कहा। और हाँ, इतनी रात अनजान नंबर से डराने वाली आदत तुम्हारी गई नहीं। हा हा हा, आशीष ने हंसकर कहा। पर इस पर जो अभय ने कहा, उसने कार के चारों यात्रियों को शब्द कर दिया। अरे, अब कहाँ भाई? नहीं भाई, मैंने तो पहली ही बार कॉल किया अभी तुम्हें, और तुमने उठा लिया। तुमने परेशान करने ही कहाँ दिया। चलो गुड नाइट ब्रदर, अभय ने बोला और फोन काट दिया। फोन कटने के 5 मिनट तक कार वहीं खड़ी रही। तब किसने फोन किए थे जी? शिप्रा ने आश्चर्य में बोला। होगा कोई पगलैट, आशीष ने जवाब दिया। कार स्टार्ट करके गूगल मैप के सहारे परिवार ने होटल सूर्या के डीलक्स कमरे में रात बिताई। थैंक्स टू अभय शाही, होटल में कुछ सजीवों के दर्शन हुए तो पता चला कि इटावा में और लोग भी रहते हैं उन चारों के अलावा। सभी गहरी नींद सो गए। वो रात जो पूरे दिन की थकान की मंजिल थी, 550 किलोमीटर के सफर की मंजिल थी, अपनों से दूर ले जाती गैरों की मंजिल थी, बीतने लगी। एपिसोड 5, वैभव शर्मा, दी एक्सट्रोवर्ट। अंधेरी रात की गहरी निद्रा के बाद नए दिन की सुबह हुई। एक अच्छा काम तो हुआ था, पूरे परिवार की थकान दूर हो चुकी थी। सभी फ्रेश महसूस कर रहे थे। अवनी का बुखार अब उतर चुका था तो वो भी मुस्कुराने लगी थी। शौर्य नए शहर के बारे में जानकारियां गूगल बाबा से ले रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। दोनों बच्चों को भी अब इसी शहर में पढ़ाई जो करनी थी। नए स्कूल में एडमिशन लेना था, नए दोस्त बनाने थे। होटल के नीचे ही एक काम चलाओ रेस्टोरेंट था। चारों ने उधर ही सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता करते ही आशीष अपनी नई कर्म भूमि की तरफ बढ़ गए। उनका ये नया बैंक शहर के एक छोर पर था। आशीष ने शिप्रा से लंच बच्चों को करवाने के लिए बोल दिया और स्वयं ओला कैब बुक करके बैंक निकल गए। ओला कैब की उपलब्धता ने दंपतियों को काफी सुकून दिया। आशीष इंडियन बैंक इटावा शाखा पहुंच गए। भीतर प्रवेश किया और मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़े। मे आई कम इन सर? आशीष ने केबिन के गेट से बोला। यस यस कम इन, मिस्टर आशीष कौशिक। मैनेजर ने बड़े गर्मजोशी से आशीष को अंदर बुलाया। आशीष ने केबिन में प्रवेश किया। हैव अ सीट डियर, मैनेजर ने कहा। आशीष ने मैनेजर के ठीक सामने वाली सीट ली और जॉइनिंग रिपोर्ट मैनेजर के सामने बड़े लहजे के साथ रख दी। सर, ये मेरी जॉइनिंग रिपोर्ट और एलपीसी सरकारी विभागों में ट्रांसफर के बाद कर्मचारियों को दिया जाने वाला वो प्रपत्र होता है जिसमें कर्मचारी के पिछले स्टेशन के वेतन और कटौती संबंधी सभी उल्लेख दिए होते हैं। लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट। अरे ये सब हो जाएगा, डोंट वरी डियर, मैनेजर ने कहा। इटावा ब्रांच के ये मैनेजर थे CK दत्ता, जो वास्तव में एक अच्छे प्रशासक थे। पूरे स्टाफ को साथ लेकर चलते थे। सबसे अच्छी बात उनका कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट था। मैनेजर ने अगले ही क्षण सामने रखी टेबल बेल बजाई। ट्रिंग ट्रिंग,
और पलक झपकते ही एक सब स्टाफ आशीष के बगल में आ प्रकट हुआ और बोला, कहिए सर, क्या आदेश है? साहब के लिए चाय नाश्ता बोल दो। ये आपके बैंक के नए पीओ हैं। साथ ही 2 रोज बुके, जब तक ये चाय पिए बनवा लाओ। मैनेजर ने आदेश दिया। आशीष सोच ही रहे थे कि 2 बुके किसके लिए बोले गए हैं कि दत्ता साहब बोल पड़े, एक्चुअली मिस्टर आशीष, आपके साथ आज मिस्टर वैभव शर्मा ने भी हमें ज्वाइन किया है। वो क्लरिकल डिपार्टमेंट संभालेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट सर, आशीष ने प्रत्युत्तर दिया। आशीष ने भी मैनेजर से उनके बैकग्राउंड और अनुभव के बारे में कई बातें थीं। वास्तव में दत्ता साहब बड़े ईज़ गोइंग थे। बातों का दौर थोड़ा रुका, शायद दत्ता साहब को एक मेल रिसीव हुआ होगा उनके पीसी पर। तब ही आशीष की नज़र केबिन के गेट पर गई, जहां एक सांवले रंग के दोहरे बदन, औसत कद काठी और चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए एक महाशय दृष्टिगत हुए। आ जाऊं साहब? आइए आइए, वैभव जी, आपके नए मित्र और हमजोली मेरे साथ बैठे हुए हैं। हा हा हा, दत्ता साहब ने ठहाके लगाते हुए आशीष की तरह इशारा करते हुए कहा। यही थे वैभव शर्मा, जो उसी बैंक में क्लर्क ज्वाइन हुए थे। वैभव जी मूल रूप से मऊ जिले के निवासी थे और वहीं से ट्रांसफर के बाद इटावा फेंके गए थे। वैभव शर्मा अलहड़ भोजपुरिया मनुष्य थे, बात बात पर हंसने वाले और अपना एक विशिष्ट तकिया कलाम बोलने वाले। वो आगे अपने आप पता चलेगा आपको। हा हा हा, अरे भैया जी प्रणाम। वैभव ने आशीष का अभिवादन किया। प्रणाम भाई जी, आशीष ने भी जवाब दिया। आशीष बहुत जल्दी किसी नए के साथ घनिष्ठ नहीं हो पाते थे, तो वो थोड़ा झेप रहे थे। लेकिन वैभव जिस प्रकार के व्यक्ति थे, उनसे बहुत देर तक कोई दूरी बनाकर नहीं रख सकता था। भयंकर एक्सट्रोवर्ट, मतलब बहिर्मुखी स्वभाव के थे वैभव। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। थोड़े ही समय की बातचीत ने आशीष को भी खोल दिया। दोनों ही ऐसे बात करने लगे जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। दत्ता साहब भी कहाँ कम थे, माहौल ही ऐसा रखा था उन्होंने। तब ही चाय पेश की गई। वैभव ने चाय उठाए और आशीष की तरफ बढ़ा दी, खुद बाद में ली। सुर रर, वैभव के चाय पीने का भी तरीका हंसाने वाला था। दत्ता और आशीष के चेहरे पर हंसी आ गई। तब वैभव बोल पड़े, अरे साहब, चाय पीने का यही तो सही तरीका है कि नहीं? दोनों ने सहमति दिखाई तो वैभव आगे बोले, मस्त चाय बा साहब, है कि नहीं? इस पर ठहाके लग गए मैनेजर केबिन में, क्योंकि वैभव जी जाने अनजाने में हर बात पर बोल रहे थे। है कि नहीं? हाँ जी, यही इनका तकिया कलाम था। आखिर में दोनों को गुलदस्ते सौंपे गए और पूरे स्टाफ के सामने उनका स्वागत किया गया। कई फोटोज क्लिक हुई और सेल्फी ली गईं। आशीष को तो जैसे इटावा आना उनके जीवन और नौकरी पीरियड का सबसे खुशनुमा पल लग रहा था। मैनेजर साहब ने आज दोनों को पहले ही घर जाने को बोल दिया। हाँ, पर कल डबल काम लूंगा, बोले और हंसने लगे। दोनों नवनियुक्त कर्मी ऑफिस से लौटने ही लगे थे कि चपरासी दौड़कर आशीष की तरफ आया और बोला, साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। वैभव वहीं रुक गए और आशीष दत्ता साहब के केबिन में चले गए। कहिए सर। इस पर मैनेजर साहब ने कहा, अरे आप बड़े फेमस हो आशीष। उद्धरण चिन्ह, आपके लिए एक पूरे मकान की व्यवस्था हो गई है। कोई मित्र हैं आपके, उन्होंने मुझे फोन किया और औरंगाबाद के पास रहने लायक एक कोठी के बारे में बताया। पूरी कोठी रेंट हेतु उपलब्ध है। उसने घर का नाम स्वरूप निकेतन नाम बताया है। आशीष ने मन ही मन अपने मित्र अभय के बारे में विचार किया, निश्चित ही वही होंगे। फिर भी पूछ ही लिया, कौन था सर? क्या नाम बताया? नाम तो नहीं बताया, बस कहा, आशीष का परम मित्र हूं साहब। दत्ता मैनेजर ने कहा। आशीष ने इसके बाद और पड़ताल नहीं की और अभय पर आश्वस्त हो गए। मन ही मन दुआएं भी दे दी अभय को। आशीष केबिन से बाहर निकले और वैभव के पास जाकर पूछ पड़े, वैभव भाई, फैमिली लाए हैं? हाँ भैया जी, लाया तो हूं, पर अभी सब होटल वा में हैं। अब फैमिली यहाँ कहाँ लाऊंगा, है कि नहीं? वैभव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो चलिए मेरे साथ। मकान की व्यवस्था हो गई है। औरंगाबाद नाम की जगह पर एक पूरे मकान की व्यवस्था हुई है। आप एक फ्लो में रहिएगा, एक में हम लोग रह लेंगे, आशीष ने कहा। इस पर वैभव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
वो एक सीधा साधा व्यक्ति था जिसके लिए स्नेह और संबंध सर्वोपरि थे। भैया जी क्यों नहीं? इससे भी अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? उद्धरण चिन्ह। है कि नहीं? वैभव ने खुश होकर कहा। तो ठीक है, आप शाम तक अपने फैमिली लेते आइए, मैं दोपहर तक पहुंचता हूं। नौरंगाबाद के स्वरूप निकेतन में आशीष ने कहा। एपिसोड 6 नौरंगाबाद की कोठी, स्वरूप निकेतन। बैंक से लगभग दोपहर 3:30 बजे फ्री होकर आशीष और वैभव ऑटो रिक्शा पकड़कर दो विपरीत दिशाओं की ओर निकले। आशीष उत्तर, वैभव दक्षिण। वैभव ने शहर के भीतरी इलाके में होटल ले रखा था जबकि आशीष ने बाहरी इलाके में स्वरूप निकेतन, नौरंगाबाद एरिया में उपस्थित था, जो कि शहर की बाहरी सीमा पर मौजूद था। आशीष ऑफिस से निकलकर शाम 5 बजे होटल सूर्या पहुंच गए। शिप्रा और बच्चों ने दोपहर का खाना नीचे के रेस्टोरेंट से कर लिया था। आशीष के कहने पर सबने अपना अपना सामान समेटना शुरू किया। दो बच्चों की मौजूदगी ने पैकिंग की प्रक्रिया को थोड़ा लंबा किया और 6:30 बजे तक सामान और चारों यात्री कार में प्रवेश कर पाए। कार चली और गूगल मैप के सहारे आधे घंटे बाद नौरंगाबाद इलाके में प्रवेश हुआ। नौरंगाबाद एक पुरानी बसी कॉलोनी थी। मकानों के शेप और आर्किटेक्चर पुराने जमाने के थे। अब शुरू हुई स्वरूप निकेतन की खोज, लेकिन काफी देर तक ढूंढने पर भी इस नाम का कोई भी मकान दिखाई ना पड़ा। आधे घंटे और बीतने पर आशीष ने कार से बाहर निकलकर आसपास के घरों में पूछना शुरू किया, लेकिन इस नाम के मकान को तो किसी ने सुना ना था। बड़ी परेशानी में पड़ गए सब। आखिर में आशीष ने स्वरूप कोठी के नाम से पूछना शुरू किया। दत्ता मैनेजर ने कोठी शब्द का इस्तेमाल किया था जो आशीष को याद आया। आशीष ने एक मकान के मेन गेट की डोर बेल बजाई। एक 10-11 साल का छोटा लड़का घर के बाहर आया। बेटा यहाँ आसपास कोई स्वरूप कोठी के नाम से घर है क्या? आशीष ने पूछा। क्या अंकल? स्वरूप कोठी, वो साइको वाली? लड़के ने विचित्र अंदाज में जवाब दिया। आशीष लहजे से हैरान था लेकिन तब भी पूछ लिया, अरे कोई है ऐसा मकान? हाँ हाँ है, इसी एरिया में बिल्कुल लास्ट तक चले जाए, जो आखिरी घर होगा वही है। पर अंकल वहां क्यों जा रहे? मत जाए, लड़के ने कहा। आशीष ने लड़के की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आखिर 10 साल के लड़के को गंभीरता से लेगा भी कौन? ऊपर से अभय की बुकिंग पर आशीष को पूरा विश्वास था। अगर अभय ने बताया है तो घर एकदम परफेक्ट होगा। कार में बैठे और कार आगे बढ़ा ली। कार काफी आगे तक चली गई तभी एकदम एकांत क्षेत्र आ गया। अब मकान दिखाई देने ही बंद हो गए और एकदम छोर पर एक 3 तल्ला बड़ा सा मकान दिखाई पड़ा। मकान की लोकेशन के बारे में क्या बताएं, एकदम अकेला कोठी जैसा बड़ा घर। मुख्य दरवाजे को छोड़ बाकी तीनों दिशाओं से बड़े बड़े नीम और अशोक के पेड़ों द्वारा घिरा हुआ, मानो पूरे इलाके का सबसे उम्रदराज और अनुभवी घर हो। एकांत को और भी गहरा कर रहा था घर के पीछे मौजूद एक बड़ा सा तालाब। क्योंकि अंधेरा हो चला था, 8 बज रहे थे तो तालाब दिखाई तो नहीं बल्कि सुनाई दे रहा था। कार घर के मुख्य द्वार पर पहुंची। ब्रेक लगा। आशीष ने पहले उतर के कंफर्म किया। गेट के बगल पर बहुत पुरानी और भद्दी सी नेम प्लेट लगी थी। उस पर लिखा था डा स्वरूप शरण खत्री, स्वरूप निकेतन, नौरंगाबाद कोठी, सम 303। लोजी आ गया, आशीष ने गेट पर से कार की तरफ आवाज लगाई। मेन गेट लगभग 15 फीट का रहा होगा, मानो जैसे पूरा ट्रक ही घर में प्रवेश करता हो। उसमें एक छोटा 5 फीट का दरवाजा भी था। आशीष ने दरवाजा खटखटाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई पत्ता तक नहीं हिला। जैसे इंसान तो क्या कोई चूहा भी घर में न हो। लाइटिंग की बात करें तो एक 0 वॉट का लाल बल्ब सबसे ऊपर की छत से लटक रहा था। वो ऑन था। हालांकि इतने विशालकाय घर के लिए उस बल्ब का जलना न जलना कोई खास असर न डालता, लेकिन किसी के घर पर होने का इशारा था वो हाथी के सामने चींटी जैसा बल्ब। आशीष हार कर पीछे मुड़े ही थे कि भीतर से भारी सी आवाज आई। कौन है जी? न जाने वो आवाज उस मोहल्ले जैसे घर में कहां से आई। आशीष ने घर के नीचे से लेकर ऊपर तक नजर दौड़ाना शुरू कर दिया। तभी एक कंकाल जैसे शरीर वाला बूढ़ा आदमी नजर आया। वो भी सबसे ऊपर छत से झांकता हुआ।
उसने वहीं से फिर आवाज लगा दी। काहे आए हो? यहाँ कोई नहीं रहता। उद्धरण चिन्ह। अरे अभय भैया ने भेजा है। नीचे आओ पहले। आशीष ने आवाज बढ़ाकर बोला। फिर वो बूढ़ा आदमी ऊपर छत से गायब हो गया और अगले ही क्षण नीचे मेन गेट पर प्रकट हो गया। चौंकाने वाली बात थी, आशीष की नजरें अभी छत से नीचे नहीं आई थीं कि वो बूढ़ा व्यक्ति गेट पर आ गया था। जैसे ही आशीष की नजर गेट पर पड़ी तो वो सामने खड़ा था। गेट के लोहे की डिजाइन से उसका चेहरा दिखाई पड़ा। वो बूढ़ा व्यक्ति लगभग 80 साल का रहा होगा। कद का बहुत लंबा लेकिन धनुष की तरह आगे की ओर झुका हुआ। शरीर का रंग बिल्कुल काला ही था। आंखें बड़ी बड़ी उल्लू जैसी और कंजी थी, मतलब नीली हरी। नाक एकदम तोते की चोंच जैसी नीचे को झुकी हुई। जैसे ही वो गेट खोलकर बाहर निकला तो उसके शरीर की तरफ ध्यान गया। मटमैले सफेद रंग का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था, मुंह में 2-3 ही दांत बचे होंगे। बाकी सेहत तो ऐसी जैसे सिरिंज से खून निकाल लिया गया हो। खोपड़ी पर बाल पूरे थे पर बिल्कुल सफेद। सबसे विचित्र बात पर आशीष का ध्यान गया तो उसने देखा कि उसका बायां हाथ कटा हुआ था, वो भी कंधे से। कुर्ते की लहराती हुई खाली आस्तीन तो यही बता रही थी। दायां हाथ ठीक था पर बूढ़ू ने उसमें एक पुराना कीपैड वाला मोबाइल पकड़ा हुआ था। इतनी देर में गेट अंदर से खोलते हुए बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया और आशीष से पहले उसकी कार को देखने लगा। तब ही आशीष ने उससे बोला, हम लोग यहाँ रहने आए हैं। अभय जी ने इधर बात की है। इस पर पहले तो बूढ़ा व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर अचानक से भारी आवाज में बोला, जी जी आइए मालिक। अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला। क्या नाम है बाबा आपका? आशीष ने पूछा। मेरा नाम हेतराम है मालिक, घर के सभी लोग बाहर हैं तो मैं इस कोठी की देखभाल करता हूँ। आपको जो भी जरूरत हो मुझसे बताइएगा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। हेतराम की एक बड़ी अजीब से आदत थी। वो बात करते करते आंखें बड़ी कर लेता था, जो सामने वाले को भयभीत करने के लिए काफी ही होती होंगी। अपना परिचय देते हुए वो कार की तरफ बढ़ा। आशीष ने कार की से पुट पुट की आवाज निकालकर कार की डिग्गी और दरवाजे खोल दिए। हेतराम ने पहले तो शिप्रा और दोनों बच्चों को घूर के देखा, फिर एक ही हाथ से अटैची उठाने लगा। मानो कितनी ताकत आ गई हो उस 80 वर्ष के वृद्ध में। बच्चे तो बुरी तरह डर रहे थे हेतराम से, लेकिन शिप्रा के कहने पर थोड़े शांत थे। शिप्रा ने कहा, अरे बाबा आप मत उठाए, हम लोग धीरे धीरे लेते जाएंगे। इस पर हेतराम ने कहा, अरे मालकिन आप क्यों उठाएंगी इतने भारी सामान? मैं हूं आप सबकी सेवा के लिए। आंखें बड़ी करते हुए हेतराम ने कहा। तब भी इंसानियत के नाते शिप्रा, आशीष और शौर्य ने अपने अपने सामान उठा ही लिए। एक छोटा टैडी बैग तो अवनी ने भी उठाया हुआ था। घर के कमरों की पहचान न होने के कारण सभी हेतराम के पीछे पीछे ही चलने लगे। हेतराम बैग इकलौते हाथ में उठाए हुआ आगे चल रहा था कि उसके हाथ से उसका कीपैड मोबाइल छूटकर नीचे गिर पड़ा। हेतराम रुक गया। वो मोबाइल शिप्रा के सामने ही आ गिरा। वो उसे उठाने को झुकी तो उसकी नजर हेतराम के पैरों की तरफ पड़ी। शिप्रा हेतराम के पैर देखकर चौंक गई। बात भी चौंकने वाली थी क्योंकि हेतराम के दोनों पैरों की 3-3 उंगलियां कटी हुई थीं। दोनों पंजों में केवल एक अंगूठा और तर्जनी ही बचे थे। हेतराम ने शिप्रा को देख लिया और बोल पड़ा, अरे मालकिन पहले लोहे के कारखाने में काम करता था, वहीं दुर्घटना में मेरा हाथ और पैरों की उंगलियां कट गए। अब बूढ़ा आदमी कहाँ रहता तो साहब ने मुझे अपने घर की रखवाली के लिए रख लिया। आंखें बड़ी करके बोला, घर में 3 तल अर्थात फ्लोर्स थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय तल के ऊपर छत थी। आधार तल अर्थात ग्राउंड फ्लोर अलग था। मालिक आपके लिए पहले तल्ले पर इंतजाम है, वहीं आपके कमरे हैं मालिक। हेतराम ने भारी आवाज में सीढ़ी चढ़ते हुए बोला। स्वरूप निकेतन की सीढ़ियां भी पुराने जमाने की थीं, घुमावदार व सर्पिलाकार और लोहे की बनी हुई। जैसे ही कोई इन पर चढ़ता तो बड़ी तीखी चरचराहट की आवाज उत्पन्न होती। रोशनी के अभाव में शिप्रा और आशीष ने अपने मोबाइल के फ्लैश चालू कर रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खंडहर में भूतिया फिल्म की शूटिंग कर रहे हों। सीढ़ियां बहुत ही भद्दी आवाज कर रही थीं, मानो चीख रही हों। तब ही जैसे ही आखिर सीढ़ी हेतराम द्वारा चढ़ी गई, उसने बड़े डरावने लहजे में हंसना शुरू कर दिया।
आशीष और शिप्रा उसे देखने लगे और बच्चे डरने लगे। फिर खुद से ही कुछ बात करते हुए अचानक ही चुप हो गया, जैसे मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा हो। खैर, पहला फ्लो आ गया। अब आगे क्या होगा अगले एपिसोड में अवश्य पढ़ें। दिमाग के चूल्हे जलने वाले हैं अभी तो। एपिसोड 7, हेतराम। जी मालिक। फर्स्ट फ्लो आ गया। हेतराम अभी अभी अजीबोगरीब हरकत के बाद एकदम शांत हो गया था। पहले हंसने लगा, फिर बड़बड़ाने लगा, अंततः चुप हो गया। आशीष और शिप्रा के साथ साथ बच्चों ने भी उसके क्रियाकलाप को देखा। आशीष और शिप्रा को वो अतिवृद्धता का परिणाम दिखाई दिया और बच्चों को पगलट अपने का। खैर, दोनों ही ने इसे अवॉइड करने में ही भलाई समझी। हेतराम फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में आगे चलने लगा। उस गलियारे के बाईं तरफ कमरे और दाहिने तरफ खाली जमीन थी जो नीम और अशोक के पेड़ों से पटी पड़ी थी। काफी अंधेरा था पेड़ों की तरफ। रात हो तो कोई देखना न चाहे उस तरफ। ढेर सारे कमरे थे इस पहले फ्लोर में। कॉरिडोर भी संकरा ही था। एक समय पर 2 से ज्यादा लोग अगल बगल नहीं चल सकते थे। आशीष और शिप्रा तो केवल कमरों की संख्या की तरफ देख रहे थे। एक पंक्ति में ढेर सारे कमरे, एक तरह के, एक साइज के, और कमरों के दरवाजों पर भारी भरकम ताले। ताले तो इतने मजबूत कि तोप से भी न तोड़े जा सकें। कमरों की बनावट पर आखिर आशीष ने बोल ही दिया, हेतराम, कमरे तो बहुत संख्या में बनवाए गए हैं। कुल कितने कमरे होंगे? मालिक, हर तल्ले में 12 कमरे हैं। हर 2 कमरे के लैट्रिन बाथरूम कमरों के बाहर बने हुए हैं। हेतराम ने कहा, मतलब सेपरेट वॉशरूम नहीं है हर कमरे के लिए? बीच में शिप्रा ने पूछा। सब सेपरेट ही है मालकिन। हेतराम ने आंखें बाहर निकालकर बोला। कॉरिडोर से चलते हुए आखिर में पहले फ्लोर की सामने वाली रेलिंग का मोड़ आ गया। वहीं 2 कमरे दिखे जिनमें ताला नहीं था। उनके सामने आकर हेतराम रुक गया और बोला, मालिक, आपके यही 2 कमरे हैं। इनका बाथरूम वो सामने है। कमरे खुले हुए देख आशीष ने कहा, लग रहा अभय ने सफाई करवाने को भी कहा होगा। कमरे तो तैयार लग रहे। जी मालिक, कमरे एकदम साफ हैं आपके लिए, हेतराम ने कहा। तब ही शिप्रा ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा एक आम कमरे से काफी बड़ा था। एकदम हॉल जैसा लग रहा था। हेतराम ने कमरे की लाइट का स्विच ऑन किया जो कमरे के बाहर ही बिजली के बोर्ड पर लगा हुआ था। रोशनदान बड़े बड़े थे। पंखा पुराने युग का था, भारी मोटर, लंबे और चौड़े ब्लेड वाला। दीवारें हल्के पीले रंग की थीं। चौड़ी डबल बेड की फोल्डिंग कमरे के बीच में रखी हुई थी। इस पर गद्दे और साफ सुथरी चद्दर बिछी हुई थी। बेड के बिल्कुल साइड की दीवार पर एक लंबा लगभग 5 फुट का शीशा लगा हुआ था। बेड के ठीक ऊपर की दीवार पर एक मुस्कुराती लड़की की बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। शिप्रा ने घुसते ही पूरे कमरे का निरीक्षण शुरू कर दिया, आखिर वो गृहिणी जो थी। आशीष और बच्चों ने भी कमरे में प्रवेश किया। हेतराम कमरे के बाहर ही था। इसी बीच एक अजीब सी घटना हुई। जैसे ही सारे सदस्य कमरे के भीतर आए, सहसा एक बड़ा सा चमगादड़ कमरे के रोशनदान से निकलकर कमरे के दरवाजे से बाहर निकला। चारों डर से चौंक गए। अवनी ने तो कांपना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर खड़ा हेतराम ताली बजाकर हंसने लगा, वो भी उछल उछल कर। बहुत विचित्र सी घटना थी ये। आशीष ने हेतराम को भीतर से आवाज लगाई, क्या हुआ हेतराम, सब ठीक है ना? गुस्से और व्यंग के लहजे में आशीष ने ऊंचे स्वर में आवाज लगाई। इस पर हेतराम ने कुछ भी नहीं कहा। अलग दुनिया में था शायद। जैसे चमगादड़ नहीं किसी पुराने प्रेमी को देख लिया हो और सुध बुध खो बैठा हो। जब हेतराम का तब भी कोई जवाब नहीं आया तो शिप्रा बाहर गई, तो हेतराम मौन होकर आसमान की तरफ देखता था। कोई साधारण किरदार थोड़े ही था अपना हेतराम। शिप्रा ने कहा, हेतराम बाबा, सब ठीक है ना? आप तालियां क्यों बजा रहे थे? लेकिन इस बार भी हेतराम ने इसका जवाब नहीं दिया और बात काटते हुए बोला, मालकिन, मैं जलपान और रात के खाने का इंतजाम करता हूँ। सामने बाथरूम है, आप लोग देख लीजिएगा। इतना कहते हुए हेतराम पीछे मुड़कर नीचे जाने लगा। शिप्रा अंदर आई तो आशीष ने बोला, गया पगलैट, बहुत बड़ा डिस्टर्ब आदमी है भाई। उद्धरण चिन्ह। मुझे भी हाफ माइंड लगा, शिप्रा ने हंसते हुए कहा। बच्चे भी कमरे भर में घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर।
तब ही अवनी ने कमरे की दाहिनी दीवार के ऊपर की तरफ एक आयताकार खिड़की की ओर इशारा किया। पापा, ये विंडो से सनराइज दिखेगा ना? तब आशीष और शिप्रा का ध्यान उस खिड़की पर गया। शिप्रा भी शायद उस संरचना से अनभिज्ञ थी, तो वो भी पूछ पड़ी, ये क्या है जी? ये खिड़की नहीं, इसे दुछत्ती या टार कहते हैं। ये पुराने घरों में दीवारों के पीछे बनी खाली जगह होती है बेटा। इससे सनराइज नहीं दिखता, बल्कि घर के पुराने सामान, रजाई कंबल आदि इसमें रखे जाते थे। यहाँ इसकी खिड़की बड़ी दिख रही, मतलब अंदर की दुछत्ती भी बड़ी ही होगी। शिप्रा और बच्चे जवाब से संतुष्ट दिखे। हम लोग भी अपना एक्स्ट्रा सामान इसी में रख लेंगे। क्यों जी? शिप्रा ने आशीष से कहा। बिल्कुल डियर, आशीष ने जवाब दिया। तब ही शौर्य ने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, मम्मी वेयर इज वॉशरूम? वो कमरे से बाहर है बेटा। हेतराम बाबा ने तो बताया है। आओ देख लेते हैं, शिप्रा ने जवाब दिया। शौर्य और शिप्रा बाहर निकले। गलियारे की रेलिंग से लगे हुए एक और कमरा दिखाई दिया। शायद वही हेतराम द्वारा बताया गया बाथरूम था। शिप्रा ने उस कमरे का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, पर शायद दरवाजा अकड़ा हुआ था तो खुला नहीं। फिर जब जोर से धक्का दिया गया तब जाकर वो धड़ाक से खुला। जी, वो वॉशरूम ही था। कोई कमोड नहीं, एक इंडियन टॉयलेट थी। एक वॉश बेसिन, और बेसिन के ऊपर एक गोल शीशा। देखने वाली चीजें थी पानी के लिए 3 नल, जो एक ही पाइप से निकले थे। उन नलों के ऊपर एक विशालकाय वाटर गीजर, इतना बड़ा कि पूरा आदमी उसके अंदर आ जाए। 5.5 फुट तो होगा ही। शिप्रा और शौर्य तो उस गीजर को ही भौचक्के होकर देखते रह गए। वो था ही ऐसा। खैर, शिप्रा शौर्य को वॉशरूम में छोड़कर वापस आ गई। अभी वो अपने कमरे की दरवाजे पर ही पहुंची होगी कि वॉशरूम से जोर की चीख सुनाई दी, मम्मी, पापा, बचाओ। एपिसोड 8, खूनी नल। शौर्य की वो चीख पूरे कॉरिडोर में कौंध गई। उस चीख में डर की आवृत्ति प्रत्यक्ष रूप से महसूस की जा सकती थी। क्योंकि गलियारा काफी लंबाई और गहराई लिया हुआ था, वो पुकार पूरे कॉरिडोर में गूंज गई और रात का समय भी था। शिप्रा तो दरवाजे के पास ही थी, वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी। आशीष बिटिया अवनी को गोद उठाकर बाहर की तरफ उछले। अगले ही क्षण दोनों वॉशरूम के गेट पर पहुंच गए तो देखा कि शौर्य वॉशरूम के नल की तरफ इशारा करते हुए सिसक रहा था। क्या हुआ? शिप्रा ने चिल्लाते हुए पूछा। आशीष ने भी चिल्लाकर शौर्य से पूछा। मम्मी, पापा, उस बीच वाले टैप नल से खून निकल रहा था। शौर्य ने कांपते हुए कहा। क्या खून? क्या बोल रहे बेटा? शिप्रा ने बिगड़े स्वर के साथ बोला। बेटा, खून कहाँ से आएगा? कुछ गलत फहमी हुई होगी। रुको, मैं चलाकर देखता हूँ कहाँ खून है। आशीष ने स्थिर होकर बोला। नहीं पापा नहीं, नल बंद रहने दीजिए। नहीं नहीं, शौर्य ने सिसकते हुए कहा। अवनी स्थिति को समझने का प्रयास कर रही थी कि आशीष ने उसे शिप्रा को पकड़ाया और नल की तरफ बढ़े। रुको, मैं देखता हूँ, आशीष ने बहादुरी के साथ कहा। नल खोला गया तो सबके होश उड़ गए। अवनी डर कर शिप्रा से चिपक गई, और शौर्य अपने पापा से। क्या सच में खून निकल रहा था उस नल से? वो भी पानी की तरह? आशीष वहीं खड़े थे और बाकी सब वॉशरूम से बाहर निकल आंखें फाड़कर देख रहे थे। लेकिन आशीष ने नल बंद नहीं किया। ऊपर से बहादुरी का परिचय देते हुए वहीं खड़े रहे। आप क्यों वहां खड़े हैं? बाहर आइए, शिप्रा ने गुस्से में आशीष से कहा। अरे देख लूं कितना खून निकलता है, आशीष ने स्थिर होकर व्यंग करते हुए कहा। आशीष कुछ तो अवलोकन कर रहे थे। अगले ही सेकंड वो नल के पास गए और नल से निकलती उस खून की धार की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, उंगली आगे की इस धार को छूने के लिए। अरे आप चाहते क्या हैं? शिप्रा ने और व्याकुल होते हुए चीखा। पर जैसे ही उंगली आगे बढ़ी, रक्तधारा का रंग लाल से भूरा होने लगा और अगले ही पल भूरे से एकदम साफ और रक्त की धारा स्वच्छ जलधारा में बदल गई। आशीष मुस्कुराने लगे। शिप्रा शांत होकर बच्चों के साथ वॉशरूम के भीतर आई। अरे ये क्या है? शिप्रा ने कहा। जी यही है आपकी रक्तधारा, आशीष ने कहा और हेतराम को आवाज लगाई। हेतराम, हेतराम, और हेतराम ने नीचे से ही जवाब दिया। आया मालिक। हेतराम ऊपर आया तो आशीष ने उससे कहा। अरे भैया, पानी की टंकी कब साफ हुई थी पिछली बार?
आशीष ने पूछा। याद तो नहीं मालिक, पर हुई जरूर होगी। हेतराम ने आंखें बाहर निकालकर कहा। तुम यहाँ कब आए हो? तुम्हारी उपस्थिति में कभी टंकी की सफाई हुई है? आशीष ने बोला। मालिक, यहाँ आए हुए तो बहुत समय हुआ मालिक। याद ही नहीं अब तो। मेरे सामने तो कभी टंकी की सफाई नहीं हुई। हेतराम ने कहा। अब करवा दो दद्दा। अब टंकी से खून निकल रहा है, पानी की जगह। अपनी मालकिन को डराओगे क्या? आशीष ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। खून की बात सुनकर हेतराम फिर उसी पगलेट अंदाज में हंसने लगा और बिना कोई खास जवाब दिए उधर से खिसक लिया। आखिरकार शौर्य ने भी कुछ होश संभाला और शांत होकर अपने पापा के गले लग गया। रात के 9:30 बज गए। तभी घर ने नीचे कार के हॉर्न की आवाज आई। आशीष कमरे से बाहर आए तो देखा कि हेतराम बाबा एक परिवार से पूछताछ कर रहे थे। रेलिंग पर आशीष खड़े ही थे कि नीचे से आवाज आई। आशीष भैया का हाल चाल बा? हम आ गई नी। वैभव दी एक्सट्रोवर्ट आ चुके थे अपनी फैमिली के साथ। हेतराम को इन नए अतिथियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो वो पूछताछ में लगा था। आशीष ने ऊपर से ही आवाज लगाई। हेतराम भैया आने दो, हमारे मित्र हैं, साथ ही रहेंगे। वैभव शर्मा की फैमिली में उनकी बंगाली बीवी अरुणिता शर्मा और एक शौर्य की उम्र का बेटा विभू थे। अरुणिता शर्मा एक तेज तर्रार महिला थी जबकि विभू शैतानियों का युग पुरुष था। इतना शरारती बालक शायद पृथ्वी में दूसरा ना हो। आशीष भी वैभव की मदद हेतु नीचे गए। हेतराम ने वैभव की फैमिली को दूसरे फ्लोर में कमरा दिया। बड़े प्रयास के बाद भी बगल वाले कमरे हेतराम द्वारा मालिक के रिजर्व कमरे बताए गए। दोनों मालकिन बड़े गर्मजोशी से मिली, उधर बच्चा पार्टी भी जोश से भर गई। आखिर परदेश में मिले दोस्त अपनों से कम नहीं होते हैं। हेतराम ने केवल एक अच्छा काम किया, भोजन का अच्छा इंतजाम। भोजन की व्यवस्था आशीष के कमरे में ही की गई। शायद कल से अलग अलग खाएं। अरुणिता और शिप्रा ने मिलकर भोजन परोसे। आशीष और वैभव ने प्लास्टिक की कुर्सियां हेतराम से मंगवाकर फोल्डिंग के चारों ओर रख दी। शौर्य और विभू तो कुंभ मेले के बिछड़े भाई लग रहे थे। अंतर सिर्फ इतना था, शौर्य शांत था पर विभू शैतान। अवनी को तो दो भाई मिल गए थे। सब्जी चावल खाते हुए अचानक से अरुणिता ने बोला। दीदी, हम लोगों के लिए नया घर है, एक कथा पूजन करवा ली जाए। अरे बिल्कुल भाभी, जरूरी है। अपने साथ भगवान का भी प्रवेश हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्या कहते हैं जी? शिप्रा ने जवाब देते हुए आशीष से पूछा। अरे आप लोग यहाँ के होम मिनिस्टर हैं, जो आदेश दें हमें तो मानना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं वैभव भाई? आशीष ने विनोद के भाव ने कहा। सही कहे भैया, हम लोगन का कौन औकात बा? वैभव ने कहा। इस पर सभी ठहाके लगाने लगे। तो कल ही एक कथा पूजन करवा लेते हैं, गृह प्रवेश की तरह हो जाएगा। शिप्रा ने कहा। ठीक है, कल हम लोग ऑफिस से हाफ डे लेकर पूजन की तैयारी करवाते हैं, आशीष ने कहा और वैभव ने सहमति जताई। दिन भर की थकान के बाद भोजन हुआ, अकेलापन दूर हुआ और गुड नाइट के बाद दोनों परिवार अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आशीष पहले फ्लोर के आखिरी कमरे में थे और वैभव दूसरे फ्लोर के आखिरी कमरे में। सभी सो गए, अरुणिता को छोड़कर। पता नहीं उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी लग रही थी उसे। बगल में विभू और वैभव निद्रामग्न थे और अरुणिता व्यथामग्न। घर एक सुनसान इलाके में था। चारों तरफ की जमीन खाली और वीराने से भरी थी। अरुणिता फोल्डिंग पर लेटे हुए कमरे की छत की तरफ देख रही थी कि अचानक छत से किसी के चलने की आवाज आई, मानो कोई पैर घिसला कर चल रहा हो। उसने सोचा कोई बिल्ली या जानवर होगा, पर आवाज इतनी साफ आ रही थी मानो कोई भारी भरकम वजन लिए चल रहा हो। वो बेड पर उठकर बैठ गई। एक पल के लिए उसने वैभव की तरफ देखा, सोचा उठाकर बताएं, पर जैसे ही उसने फिर ऊपर की तरफ देखा तो पैरों की आवाज तेज हो गई और इस बार की ध्वनि पूरे झुंड की थी। वो भी जैसे 8-10 लोग पांव घिसलाकर छत पर चल रहे हों। आवाज कर्कश हो गई थी। अरुणिता घबरा गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। मन में एक उम्मीद की किरण उठी, शायद हेतराम काका ऊपर गए हों, तो इस उम्मीद को सबल करने के लिए वो कमरे का दरवाजा खोल बाहर निकली। तो इस उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया।
क्योंकि जैसे ही अरुणिता ने रेलिंग से नीचे झांका तो हेतराम काका नीचे मुख्य गेट के पास ही किसी से मोबाइल पर बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अरुणिता ने ऊपर की छत की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। वो था एपिसोड 9 घोर अनर्थ। लेकिन जैसे ही अरुणिता ने ऊपर की छत की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। वो था प्रेतों का एक मजमा, एक मंडली। अरुणिता के धैर्य और हिम्मत की सीमाएं टूटने लगी। उसे स्वरूप सदन की सबसे ऊपरी छत की रेलिंग से लटकते हुए देख रहे थे। एक अधेड़ जिसकी दोनों आंखें नुची हुई थीं। एक बैसाखियों पर घिसटता लंबा बिलखता आदमी। एक हवा में उड़ती हुई नस जिसके दोनों पैर निर्ममता से कटे हुए थे। दो छोटे बच्चे जिनके जबड़े उखड़े हुए थे। अरुणिता ने इन चारों के पीछे भी कई प्रेतों को देखा था, पर वो सभी धुंधले थे। उनकी लाल आंखें ही चमकती दिखाई पड़ रही थीं। अरुणिता उन्हें खड़े खड़े अवाक होकर घूरती रही। डर ने तो अपनी पराकाष्ठा प्राप्त कर ली थी। उसका गला एकदम सूख गया था, किसी भी प्रकार की नमी न बची थी मुख गुहा में। तब ही हवा में उड़ती हुई नस छत की रेलिंग से अरुणिता की ओर देखने लगी। उसकी गोल गोल उल्लू जैसी आंखों से खून की धारा निकल रही थी। अरुणिता कुछ और सोच पाती कि वो नस अरुणिता की ओर कूद पड़ी। उसने छलांग लगा दी, छत की रेलिंग से अरुणिता के चेहरे की तरफ। अरुणिता की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें 2 फीट दूरी पर खड़ा इंसान भी सुन ले। हृदय तो मुख से बाहर ही आने वाला था। अरुणिता ने चिल्लाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन मुख से आवाज की एक भी तरंग प्रस्फुटित नहीं हुई। जैसे किसी अदृश्य ने मुंह दबा रखा हो। शरीर तड़पने लगा, हृदय बिलखने लगा, मानो फटकर उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। कि तब ही एक चीख उत्पन्न हुई और अरुणिता उठ गई, एक भद्दे सपने से। अरे ये सपना था, उसने खुद से पूछा। अरुणिता की चीख से पति वैभव और बेटा विभू दोनों उठकर बैठे हुए थे। उसे घूर रहे थे। और अरुणिता पसीने से भीगी हुई थी। सांसें तेज चल रही थी। हृदय गति बढ़ी हुई थी। का हुआ अरु, लग रहा कोई बुरा सपना आयल रहल। वैभव ने अरुणिता से पूछा। बेटा विभू अपनी मां की तरफ पानी का गिलास लेकर आ गया। मम्मी पी लो। अरे जी बड़ा खराब सपना था। मत पूछिए। उद्धरण चिन्ह, इसीलिए हम पूजा के लिए बोल रहे थे जी आपसे। कल करवाए, अरुणिता ने वैभव से कहा। लगत बा भूतहा सपना रहल। वैभव ने मस्ती में पूछा। हाँ जी बहुत खराब सपना था, अरुणिता ने कहा। तब ही अरुणिता ने अपने मोबाइल पर टाइम देखा, तो रात के 1:30 बजे बज रहे थे। सो जाओ अरु, सुबह बैंक निकलना है, वैभव ने अरुणिता से कहा। वैभव और विभू तो तुरंत ही सो गए। लेकिन अरुणिता के मन में अभी भी वो सपना घूम रहा था। ऐसा भयानक सपना आखिर कोई भूल भी कैसे पाएगा। अरुणिता ने तो इतना सजीव सपना शायद अपनी जिंदगी में न देखा हो। सोने की कोशिश में 2 बज गए। अंततः उसे नींद आ गई। नए सुबह का सूरज उगा। वैभव और आशीष सुबह 9 के आसपास बैंक के लिए निकल गए। शिप्रा, अरुणिता और तीनों बच्चों ने नाश्ता किया। आज के नाश्ते की व्यवस्था भी हेतराम द्वारा ही की गई थी। उजाले में हेतराम और भी विचित्र दिखाई दे रहा था। आज आशीष और वैभव को गैस चूल्हे और किचन के सामानों की तैयारी भी करनी थी। रात के भोजन और नाश्ते का इंतजाम हेतराम ने ढाबे से किया था, तो उसे सुबह ही पैसे आशीष द्वारा दे दिए गए। शाम को गृह प्रवेश कथा के आयोजन की भी तैयारियां करनी थी। दोनों गृहिणियों ने पूरी दोपहर इस उद्देश्य से सामानों की लिस्ट बनाई और अपने अपने पतियों को व्हाट्सएप पर भेजती रहीं। एक कुशल विद्वान पंडित की खोज भी बड़ा काम था, वो भी परदेश में। हेतराम नाश्ते की व्यवस्था के बाद से ही स्वरूप निकेतन से कहीं बाहर निकला हुआ था, पता नहीं कहाँ, और दोपहर तक वो घर वापस नहीं आया था। अरुणिता ने अपना भयानक सपना शिप्रा को भी बताया और शिप्रा ने नल से निकले खून वाली बात अरुणिता को। अवनी, शौर्य और विभू अपनी मम्मियों के फोन में गेम्स खेल रहे थे। दोपहर के 3 बजे होंगे कि मेन गेट पर एक कार का हॉर्न बजा। शौर्य और विभू ने नीचे जाकर गेट खोला। ये तो आशीष और वैभव थे। बैंक से हाफ डे लेकर दोनों पूजन कार्यक्रम के लिए समय से आ गए थे। ओला कार पूजन सामग्रियों से भरी हुई थी। दोनों पत्नियां भी नीचे गईं, अवनी भी शिप्रा के साथ ही थी। वैभव और आशीष से पंडित जी के बारे में सवाल होने ही वाला था कि
ओला की पिछली सीट से एक दिव्य पुरुष निकलते हुए दिखाई दिए। ये थे पंडित अमरनाथ, जिन्हें शहर के एक मंदिर से वैभव लेकर आए थे। पंडित जी छोटे कद के, दूध जैसी सफेद दाढ़ी और गोरे वर्ण को धारण किए हुए थे। गठीले बदन के अमरनाथ जी विद्वान आदमी थे। परंतु एक काम अजब सा हुआ। वैभव और आशीष पूजन सामग्री लेकर घर के भीतर जाने लगे, और ओला वाले भैया भी कार वापसी के लिए मोड़ लिए, पर पंडित जी घर के बाहर ही खड़े रहे। वो घर को ऊपर से नीचे तक निहार रहे थे, वो भी मंत्र पढ़ते हुए। रुद्राक्ष की माला उनके दाहिने हाथ में घूम रही थी। उनकी भाव भंगिमा से संतुष्टि का भाव तो कतई नहीं दिख रहा था। जब सारा सामान भीतर जाने पर भी पंडित जी भीतर नहीं आए तो दंपतियों को ये खटकने लगा। तो आशीष और वैभव भी बाहर निकले व पूछे पड़े, पंडित जी भीतर आ जाए, हम सब ने पूजन सामग्री और आपका आसन रख दिया है। अरे कैसे आऊं, यहाँ तो पहले से ही बहुत लोग हैं। घर की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी ने कहा। क्योंकि अरुणिता और शिप्रा घूंघट लेकर मेन गेट के अंदर ही थे, उन्हें भी ये कथन सुनाई दिया। आखिर बहुत से लोग कौन हैं? हम लोगों को बोल रहे हैं क्या? शायद पंडित जी का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। बुरा न मान रहे हों। क्या हुआ पंडित जी, कौन लोग हैं? यहाँ तो केवल हम दो परिवार ही रहने आए हैं, पूरा घर ही खाली है, आशीष ने कहा। इस पर पंडित जी ने कहा, आप सभी साधारण मनुष्य हैं बाबू, हमने सिद्धि प्राप्त की है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दिख रही है हमें बाबू, पर आज हमारा पूजन सफलतापूर्वक होते ही आपका घर एकदम शुद्ध हो जाएगा। इतना कहकर पंडित जी धीरे धीरे घर के भीतर आने लगे। मेन गेट के अंदर आते ही शिप्रा और अरुणिता ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बच्चों ने भी पैर छुए। पूजन की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर के बरामदे में की गई। घर ही बड़ा था तो बरामदा बड़ा होना ही था। लोहे का चौकोर हवन लगाया गया था, आम की लकड़ियां, आम का पल्लव, हवन सामग्री, सूखा नारियल, पंचमेवा, देसी घी, मिठाई और फल वैभव द्वारा ले आए गए थे। इन सभी के बीच हेतराम अभी भी घर से नदारद था। पंडित जी ने पूजन और हवन सामग्री नियम अनुसार सजा ली। वो अपने आसन पर बैठे थे। दंपत्ति और बच्चे भी नए कपड़ों में पलथी लगाकर बैठ गए। शाम के 4:30 हुए होंगे। मुहूर्त देखकर अमरनाथ पंडित जी ने पूजन की शुरुआत की। गणेश पूजन से कथा की शुरुआत होनी थी, पर जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, घर के बगल की खाली जमीन पर एक साथ ढेरों कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। पंडित जी रुक गए, मकान की तरफ देखने लगे और बोले, नकारात्मक ऊर्जा है ये, कोशिश करेगी व्यवधान डालने की। बाबू आप सभी मेरे साथ मंत्र बोलते रहिएगा, कोई भी रुकना नहीं, कहीं से भी आवाज आए। अरुणिता पंडित जी के नकारात्मक ऊर्जा वाले वाक्य पर शिप्रा की तरफ देखने लगी और मन ही मन अपने दुर्स्वप्न के बारे में सोचने लगी। हाँ, है ही नकारात्मक ऊर्जा, इतना डरावना सपना भला किसे आएगा? अरुणिता ने मन ही मन सोचा। मंत्रोच्चारण फिर से शुरू हुआ। इस बार सभी पीछे पीछे बोल रहे थे और होम सामग्री चढ़ा रहे थे हवन की अग्नि में। मंत्रों के पवित्र उच्चारण और होम सामग्री के दाह के प्रारंभ से ही जानवरों का रुदन एक पल के लिए रुक गया। सभी को लगा कि चमत्कार शुरू हो गया है। पंडित जी द्वारा देखी गई नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल रही थी। तब ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी कामना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। बरामदे के किनारे पर एक सीलिंग फैन लगा हुआ था। गर्मी तो भरपूर थी, पर उसे पूजन हवन के लिए बंद कर दिया गया था। हुआ ये कि वो पंखा हवन के बीच में ही फुल स्पीड 5 पर अपने आप ही चालू हो गया। किसी ने भी उसका स्विच ऑन नहीं किया था, और देखते ही देखते बाहर से उड़ता एक काला कौवा बरामदे में घुसा और उसी पंखे से कट के सीधे हवन में आ गिरा। घोर अनर्थ। पंडित जी चीख कर उठ खड़े हुए। एपिसोड 10 टैटू वाले पंडित अच्युतानंद महाराज। हवन की दहकती ज्वाला में होम सामग्री के साथ साथ कौवे के कटे हिस्से भी जलने लगे। पंडित अमरनाथ तो हक्का बक्का होकर खड़े थे। उनके खड़े होते ही आशीष और वैभव के परिवार भी पूजन से उठ खड़े हुए। अमरनाथ पंडित के जीवन में शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि पूजा बीच में ही इस प्रकार से रुक जाए। उन्होंने अपना शंख माला और पूजन सामग्री आनन फानन में उठाई और मेन गेट की तरफ भाग खड़े हुए। अरे पंडित जी, पूजन फिर से शुरू कर सकते हैं, आशीष ने पुकार लगाई।
रोआ खातिर हम लोग घर पे बानी। वैभव ने भी रोकने का प्रयास किया। यहाँ दोबारा पूजन असंभव है। ये घर सुरक्षित नहीं है। बुरा साया है यहाँ, पंडित जी लड़खड़ाती आवाज में बोले। अगले ही क्षण पंडित जी घर से बाहर की तरफ भागते हुए दिखाई पड़े। पूजन सामग्री ऐसे ही रखी थी। दोनों परिवार ने पूजन को जारी रखवाना ही उचित समझा। आखिर अब आशीष और वैभव के लिए छुट्टी लेना मुश्किल ही होगा। किसी तरह तो हाफ सील मिली थी दत्ता सर से। तो डिसाइड हुआ कि हवन दूसरा खरीदा जाएगा और पंडित भी नए लाए जाएंगे, जिससे ली गई छुट्टी और की गई तैयारी व्यर्थ न चली जाए। वैभव और आशीष बाहर निकले। इस बार वैभव ने नए हवन की खरीदारी की और आशीष ने नए पंडित की खोज। आधे घंटे के बाद दोनों बैंक कर्मी घर वापस आए। बच्चे और बीवियां वहीं बरामदे में बैठे थे। शाम के 5:30 हो गए थे। इस बार के पंडित एक कम उम्र के ब्राह्मण थे जिनका नाम पंडित अच्युतानंद महाराज था। वो स्मार्टफोन के जमाने के पंडित थे। सांवले वर्ण के, लंबी कद काठी के, दुबले पतले। हाँ, उनके दाहिने हाथ पर एक टैटू भी था, ओम की आकृति वाला। वो मुख्य दरवाजे पर तनिक भी नहीं रुके, तुरंत भीतर प्रवेश किया। सबने उनका आशीर्वाद लिया और वो आसन पर बैठ गए। सबको लग रहा था कि अब पूजन पूर्ण हो ही जाएगा। ये पंडित अमरनाथ की तरह फिजूल का डरा नहीं रहे थे। वो तो पाखंडी ही लग रहे थे। पंडित अच्युतानंद ने अपने मोबाइल पर मुहूर्त देखा, उसे साइड रखकर पूजन का पहला मंत्र पढ़ना शुरू किया। सभी ने भी पीछे पीछे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। होम सामग्री की आहुति हवन में चढ़नी शुरू हुई। इस बार न किसी कुत्ते की रुदन सुनाई दी, न ही पंखा 5 पर चालू हुआ। सब सही ही चल रहा था कि मंत्रों के बीच पंडित जी का मोबाइल बज उठा। पंडित जी ने मंत्र रोक मोबाइल देखा। अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। उन्होंने फोन उठाया, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। फोन काटा गया और मंत्र शुरू हुए, परंतु अगले ही मिनट फिर से कॉल आया। फोन उठा, पर सामने से किसी ने कुछ नहीं बोला। मंत्र फिर से रुक गए। पंडित जी, कोई जरूरी कॉल न हो तो फोनवा साइलेंट कर दीजिए ना। वैभव ने पूजा जारी रखने के लिए अच्युतानंद पंडित से कहा। अच्युतानंद पंडित ने मुस्कुराते हुए फोन को साइलेंट कर दिया। सबको लगा चलो अब कोई व्यवधान नहीं होगा और घर में प्रवेश की पूजा सफल होगी। लेकिन तब ही मंत्रों के उच्चारण के बीच ही पंडित जी का साइलेंट फोन भी बोल पड़ा। ट्रिंग 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 ट्रिंग। सब उस मोबाइल को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो मोबाइल नहीं एक बम हो। पंडित जी टेक्नोलॉजी समझते थे। साइलेंट मोबाइल की रिंग बजने से वो थोड़ा चौंके, पर हो सकता है कोई वायरस या बग आने से साइलेंट मोबाइल की रिंगटोन बज सकती है, ये जानकारी भी उन्हें थी। तो पंडित जी ने फिर कॉल उठाई। सामने से कोई भी आवाज नहीं आई। अब वो झुंझलाकर आसन से उठे, घर से बाहर गए और उसी नंबर पर कई बार कॉल बैक किए। किसी ने नहीं उठाया। पंडित जी झल्लाकर अंदर आए और पुनः आसान पर विराजमान हो गए। गुस्से में पंडित जी ने इस बार अपना मोबाइल स्विच ऑफ ही कर दिया। सबने चैन की सांस ली। लग ही रहा था कि इस बार पूजन पूरा होगा। गणेश पूजन संपन्न हुआ। आहुतियां भी काफी चढ़ा दी गईं। अब केवल कथा सुनना बाकी था कि तभी आश्चर्य और हैरत की सभी सीमाएं टूट गईं और पंडित अच्युतानंद महाराज के स्विच ऑफ मोबाइल की रिंगटोन बजनी शुरू हो गई। ये तो किसी बग या वायरस से संभव नहीं हो सकता था। भला किसी स्विच ऑफ मोबाइल पर कॉल कैसे आ सकता है? शिप्रा, अरुणिता और तीनों बच्चे खौफ से उठकर भागने लगे। आशीष और वैभव तो किसी तरह बैठे थे, पर ये वो घटना थी जिससे पहली बार आशीष की मुख आकृति बिगड़ी हो। इस पर तो बात बात पर मजाक और ठहाके लगाने वाले वैभव ने भी मौन धारण कर लिया था। पंडित जी तो 6 फुट ऊपर उछल गए थे, मानो ट्राम्पोलिन से ऊपर उड़ाए गए हों। पंडित जी डिस्टर्ब हो गए। अपनी खुल रही धोती को समेटे वो सरपट भागने को थे कि लोगों ने उन्हें रोकने का आखिरी प्रयास किया, लेकिन महाराज कहाँ मानने वाले थे। यहाँ तक कि आशीष और वैभव ने उन्हें पकड़ने की भी कोशिश की, पर पंडित जी को आज कोई नहीं पकड़ सकता था। शायद उसेन बोल्ट भी नहीं। मोबाइल छूने की हिम्मत तो किसी की थी नहीं, तब भी किसी तरह उसे पंडित जी के कुर्ते की पॉकेट में डाल दिया गया।
ये साहसी काम हनुमान भक्त आशीष जी ने किया था। पंडित जी ने तो ऐसा दिखाया था जैसे अब वो उनका मोबाइल है ही नहीं, किसी और की अमानत है। अपनी लकड़ी की खड़ाऊ तक पहनने का समय अब उनके पास न था। भागते भागते केवल एक ही वाक्य बोल पाए और बिना दक्षिणा लिए पोलो हो गए। वत्स किसी तांत्रिक या अघोरी को बुलाए। ये घर तो शापित है। कौन सोच सकता था कि इस परिवार का दूसरा दिन ही ऐसा होगा इस नए घर में। बेचारे एक तो अपना बसा बसाया घर छोड़कर यहाँ परदेस आए और ऐसा घर मिल गया। पूजन तो छोड़िए, नए नए टाइटल मिल गए अब तो इस घर को। नकारात्मक ऊर्जा वाला घर है। कई लोग रहते हैं यहाँ पर। शापित है ये घर। बातें करते करते शाम के 6:30 हो गए। सूरज भी ढल गया। बड़े प्रयास के बाद भी कथा पूजन संपूर्ण नहीं हो पाई थी। तब ही शिप्रा ने बोला, ये हेतराम कहाँ है? पूरे दिन गायब रहा है। पूजा में भी कोई मदद नहीं करवाया। अरे वो तो मुझे वैसे ही पगलेट लगता है। पागलपंती कर रहा होगा कहीं। आशीष ने कहा, कल और आज के दिन में एक बड़ा अंतर था। कल ये घर बड़ा और बहुत कमरों वाला लग रहा था, पर आज ये घर नकारात्मकता से भरा और शापित लग रहा था। बच्चों को इन सब से दूर रखने के लिए दोनों दंपत्ति स्वयं को बेफिक्र सा दिखा रहे थे, पर वो आज के जमाने के स्मार्ट बच्चे थे। भावों से ही स्थिति समझ रहे थे। आशीष, वैभव ने बीवियों के साथ मिलकर पूजन सामग्री समेटी। हवन में पानी डालकर उसकी ज्वाला बुझा दी। फल और मिठाइयाँ बच्चों को दे दी गईं। रसोई को जमाने के लिए आज आशीष और वैभव ने सभी सामान ले आए थे। सब सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने ही लगे कि मेन गेट पर किसी ने सटकनी खड़काई। खट खट खट। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल पे बने रहे।